और पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस के लिए कि वो आगे हमें थोड़े गड़बड़ी नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि मोदी सरकार कोशिश कर रही है कि वो चाइना से टेंशन डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान की तरफ किसी किस्म का कोई एक्शन कर सकते हैं। और क्या है हिंदुस्तान का स्टैंड, व्यू पॉइंट बड़ा क्लियर है। 2014 से पहले अगर मैं अपने देश की बात करूं, खासतौर पे गलवान घाटी की बात करूं, उस डीएसडीबीओ की बात करूं, फिंगर 2 से लेकर फिंगर 8 तक चाइना लगातार अपनी बात रखता रहा है कि हम वहां तक हैं, जबकि हिंदुस्तान कहता रहा है कि हम फिंगर 8 तक हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2014 से पहले हिंदुस्तान के बॉर्डर पर जितनी भी कंस्ट्रक्शन थी वो करीब करीब ना के बराबर थी। अगर मैं लिपुलेख की तरफ से शुरू करूं और आगे पहुंच जाऊं डीएसडीबीओ तक गलवान में, तो वहां पर हमारा क्या है, 2014 के बाद से सरकार ने अपनी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर कट की है कि हमें कहीं ना कहीं अपने बॉर्डर्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। मेरे देश में भी तमाम तरह की बातें होती है, यहां पर भी ऑपोजिशन है, लेकिन एक चीज बहुत बड़ी क्लियर है। वहां पर हमने एक डीएसडीबीओ रोड बनाया जिसका टोटल स्ट्रेच है 255 किलोमीटर। पहले दिन से लगातार वहां पर शुरू हुई और उसी को लेकर बहुत क्लैरिटी है। अगर आप, मैं डीप में बाद में क्या हुआ वो एक अलग चीज है। अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को इनिशियल स्टेजेस में फॉलो करेंगे कि चाइना को प्रॉब्लम किस चीज से है, तो आप हर जगह पाएंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर बीबीसी से लेकर तमाम जगह आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं जिस तरह से हिंदुस्तान ने अपने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कहीं ना कहीं बॉर्डर के आसपास आके जो कंस्ट्रक्शन शुरू की है, उससे एक प्रॉब्लम हुई है चाइना को। चाइना की सिचुएशन में आपको एक और समझा देता हूं। चाइना के साथ जहां पर भी उनका बॉर्डर जस्टिफाइड नहीं है, जहां पर भी बॉर्डर क्लियर कट नहीं है, जहां पर भी थोड़ा सा डिस्प्यूट है, चाइना एक नीति अपनाता है क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगते हुए अंदर जाना। आज 10 फीट, कल 20 फीट, परसों 30 फीट, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया का मीडिया जानता है। जब आप अपने बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर देंगे तो उनके लिए क्रीपिंग करके अंदर जाना और वो तमाम तरह की चीजें कर पाना मुश्किल है। आप ठीक है, एक सेकंड के लिए मुदस्सिर की बात से भी अगर इत्तेफाक रख लूं कि हम इस वजह से इंटरनेशनली नहीं जाना चाहते, नहीं। जब पाकिस्तान का मसला आया हमने नहीं कहा हम इंटरनेशनली जा रहे हैं। यहीं पर जब चाइना का मसला आया हम कह रहे हैं हम नहीं इंटरनेशनली जा रहे हैं। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तो हमारी तरफ से स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से बिल्कुल क्लियर कट आ गया कि लिसन, ये हमारा बायलैटरल मुद्दा है, हम इस पर अपने आप ही आगे चीजों को लेकर जाएंगे। वो एक अलग बात है कि अभी साउथ सी चाइना में कहीं ना कहीं अमेरिका ने भी इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया है और उन्होंने कहा है कि हम अपनी आर्मी यूरोप से हटाकर यहां पर लाएंगे, वो एक अलग चीज है। लेकिन एक बात बहुत साफ है, आप मेरे बॉर्डर में मत घुसिए, मैं आपके बॉर्डर में नहीं घुसूंगा। आपके साथ लगी हुई जितनी भी 10 कंट्रीज हैं सब आपसे परेशान है, कोई तो एक सही होगा मुदस्सिर साहब, कोई एक। मैं कहता हूं आपको हिंदुस्तान से पसंद प्यार नहीं है, चलो वियतनाम ले लीजिए, क्या वो कुछ कर सकता है चाइना के लिए? नहीं। नेपाल आपसे परेशान है, पाकिस्तान को आपसे टेंशन है, आपके साथ भी सारे बॉर्डर पर खुश तो नहीं है। देखिए, नेपाल से हमारे संबंध हमेशा से रोटी बेटी के रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से वहां पर कम्युनिस्ट सरकार आई है उसके बाद से सिचुएशन बदली है। जहां तक बात है पाकिस्तान की, पाकिस्तान से कभी भी सिचुएशन, हम आज भी कहते हैं बात बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी बॉर्डरिंग स्टेट के साथ बात होना ही सबसे बेहतर चीज है। एक भाई के साथ नहीं रहेगा तो किसके साथ रहेगा? लेकिन उसके साथ आरजू जी सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि मैंने कहा, मैं किसी को भी छुरी रखकर ये नहीं कह सकता कि आप मेरे दोस्त बन जाइए, वो छुरी तो हटानी पड़ेगी। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं लगातार टाइम एंड अगेन पाकिस्तान से भी स्टेटमेंट्स आई हैं कि हाँ हमें भी आतंकवाद से लड़ना है, हमारे खुद बहुत ज्यादा नुकसान हुए हैं, इतने फौजी मरे, लेकिन अल्टीमेटली दैट इज द रूट कॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम। अगर जिस दिन वो समाप्त हो जाए तो अपने आप ही चीजें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं 90s से लेकर और आज तक हिंदुस्तान इंटरनेशनल फोरम पर कहता रहा कि हम आतंकवाद से परेशान है, परेशान है, परेशान है, किसी ने नहीं माना। जब 9/11 हुआ तो उनको समझ में आया कि हाँ आतंकवाद है, पहले वो इसको कट्टरवाद कहते थे। तो मुझे लगता है कि ये एक सबसे बड़ा इशू है जिसको कहीं ना कहीं एड्रेस करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जाहिर है हिंदुस्तान भी प्रॉस्पेरिटी चाहता है, पाकिस्तान भी प्रॉस्पेरिटी चाहता है, सब सरकारें इसी के लिए काम करती हैं। अगर हम कलेक्टिवली उस तरह से बढ़े तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, ये जो मोहतरम कह रहे हैं ना टेररिज्म, इस वक्त टेररिस्ट किसके कब्जे में है? गुलभूषण यादव की कन्फेशन, वो इनकी एक मेरे ख्याल में नेवल ऑफिसर था, वो सामने है। फिर दूसरा ये जो कह रहे हैं ना, देखिए जब तक ये हकीकत पे नहीं आएंगे कोई चीज सुधरेगी नहीं। पहले तो मैं जैसे पहले मैंने शुरू किया था कि इनकी खुद इस वक्त जो वजीर आजम है वो कह रहा है कि 1 इंच भी चाइना ने जमीन नहीं ली। जो इनके फौजी नेगोशिएशन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि चाइना हमारे इलाके से निकल जाए। इन्हीं का एक काउंसलर है वहां पे, जाकिर हुसैन, लद्दाख का, जो लेह का, उस वो अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं जो इंटरसेप्टेड हो गई हुई है, इन्हीं की किसी एजेंसी ने की हुई है, जो वायरल हुई है। वो ये कह रहा है कि 165 किलोमीटर चाइनी फौजी अंदर आ गए और ये अभी नहीं आए हैं, पिछले
6 महीने से आहिस्ता आहिस्ता अंदर आ रहे थे और हमारी फौज ने रेजिस्ट नहीं किया है। हकीकतन ये अगर मसले को मजीद उलझाने की कोशिश करेंगे तो ये सुलझेगा नहीं। और ये जो कह रहे हैं कि देखें, ये 2 महीने कौन कह रहा था कि हम गिलगित बल्तिस्तान का मौसम हम दिखाना शुरू कर देंगे, मुजफ्फराबाद हमारा है, मीरपुर हमारा है, किसने ये शुरुआत की थी? फिर जब आप बढ़ के मारेंगे ना तो बड़कों से कोई ना डरने वाला है, ना मरहूब होने वाला है, ना ही कोई। पाकिस्तान ने एक्चुअल जो कहा वो किया, हिंदुस्तान नहीं कर रहा। हिंदुस्तान को चाहिए कि हमेशा सच्चाई के साथ जो चीज एडमिट करे वो करे। अब इनकी और चाइना की है, हम ये अब भी ये चाह रहे हैं, हम हिंदुस्तान को यही कह रहे हैं कि कश्मीर के मसले की वजह से ये सारा मसला है। लद्दाख है जो वो कश्मीर का हिस्सा है जहाँ पे चाइना आया है। और ये यूनाइटेड नेशन या फर्ज करें जो कहते हैं वाजपेयी साहब जब 1999 में आए थे तो उसके बाद आप देख लें कि ये आरएसएस ने और बजरंग दल ने उनकी क्या हालत की थी। एल के अडवाणी अगर आया था तो उसको कहाँ पे इन्होंने गबन कर दिया है। वाजपेयी के जो भी उसने अगर अच्छी गुफ्तगू की थी पाकिस्तान के साथ मीनिंगफुल, तो और उसका बाद में क्या असर लिया गया हुआ है। अब ये मसला सिर्फ कश्मीर का नहीं रहा। मेरे भाई को एक चीज अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि हिंदुस्तान किस वक्त किस तरह एक आग की चिंगारी पे है, और अगर ये होश के नाकन नहीं लेंगे, अरुणाचल प्रदेश या जो इनकी 7 रियासतें हैं वो जाने वाली है। वो किसी वक्त भी वहां पे सियाचिन ऑलरेडी चला गया हुआ है इनका। कश्मीर ये जो कह रहे हैं ना, पाकिस्तान ना इतना कमजोर है, ना ही कभी उसने किसी को डराया है, धमकाया है। पाकिस्तान एक्चुअल डिफेंड कर रहा है अपने आप को, ये जो ये एग्रेशन करते रहे हुए। और कश्मीर लेजिटिमेटली कश्मीरियों का है, पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, और वो वक्त आ पहुंचा है। जैसे ये कह रहे हैं जी कि वो माइक पोम्पे ने स्टेटमेंट दी थी है कि हम फोर्टे लेकर वहां पे भेजेंगे। कोई किसी की मदद के लिए नहीं आता। आज 7 हफ्ते हो गए हैं, हिंदुस्तान की हमायत में किसी एक ने कोई स्टेटमेंट भी नहीं दी है। और ये अगर ये चीजें रियलाइज नहीं करेंगे, ये वही मुल्क है कि मोदी साहब जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाते थे कहते थे जी कि हमने पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करके छोड़ दिया हुआ। अब जब हकीकतन के मुल्कों का कब पता चलता है या वजन होता है, जिस वक्त कोई चीज प्रॉब्लम में आए या कोई चीज खतरे में जाए। अब हिंदुस्तान का वजूद ही खतरे में गया हुआ, ये नहीं रियलाइज कर रहे। ये समझते हैं कि जैसे हिंदुस्तान की फिल्मों को लेकर हम आज़ादी पसंद है, या हिंदुस्तान जैसे वो टेलीविजन शो अमूमन जो होते हैं ये हिंदुस्तान के टेलीविजन चैनल्स पे, वो वहां पे बढ़ के मारते हैं और अपनी स्लीव्स ऊपर करते हैं और कहते हैं हमें छोड़ दो, हम ये करने। खुदा के लिए इन सारी चीजों से, बनावट की चीजों से बाहर निकले और हकीकत पहचाने। हम हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ अच्छे तलाकात हों, मगर अच्छे तलाकात ऐसे नहीं हो सकते जब तक हिंदुस्तान रियलिटी को नहीं पहचानेगा। ये कश्मीर का मसला, ये कह रहे कश्मीर का मसला आपसे नहीं है। कश्मीर का मसला पिछले 72 साल से है। इन्हीं के वजीर आजम गया था यूनाइटेड नेशन ने, जिसने प्लेज दी थी कि हम इनको प्लेबिसाइड होने देंगे। आज देख लें कि वही कश्मीर का मसला एक इंटरनेशनली जंग की तरफ लेके आ रहा है। और इसमें देखें, पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क है 57 मुसलमान मुल्कों में से, और हिंदुस्तान है जो वो हिंदुओं का एक ही बड़ा मुल्क है। ये सीरियसली सोचे, इनकी क़यादत भी सोचे और वहाँ के लोग भी सोचे कि एक नादान के हाथों में वहाँ पे इन्होंने क़यादत दे दी है जो सिर्फ बढ़ के मारता है। या तो गाँव बचाओ के शेल्टर में बहुत से लोगों की लिंचिंग करवाई है, बहुत से लोगों की इज्जत नजरी करवाई है, और बहुत से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया। ये अब वक्त आ गया इनको देने के लिए। देखिए, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, और सवाल जो पूछ रहा है वो मुल्क है जिसने 1956 में अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिख लिया था। देखिए आयरनी, देखिए आरजू काजमी जी, नहीं 1956 में सर आपने किया, आप गलतफहमी में। दूसरा, फिर भी मैं आपको इस पर जवाब देता हूं कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, यहां पर कोर्ट्स हैं, यहां पर प्रोसीडिंग्स हैं, और यहां पर लिंचिंग की जो बात है, मेरे देश में कभी भी धर्म देखकर इस चीज पे लिंचिंग नहीं होती। लेकिन हाँ, मैं मानता हूं कि जहां पर लिंचिंग होती है बेहतर होता वहां की भी बात होती। साहब जो है पीटीआई से, वो एक बार कह देते कि पाकिस्तान चाइना में वीगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, किस तरह से वो परपेट्रेट कर रहे हैं कुरान को, इनको पता है लेकिन बोलेंगे नहीं। और सर बोलिए, आप अपनी देश की जनता को गुमराह तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज नहीं तो कल आपको यह एड्रेस करना पड़ेगा इशू
क्योंकि ये इशू इतना बड़ा है, अगर आज आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे ना तो कल चाइना आप ही के लिए खतरा है। आप जो मुझे डरा रहे हैं और आप जो कह रहे हैं कि मेरा प्रधानमंत्री आप ऐसे बिठा दिए, मेरे वही प्रधानमंत्री है जिसको इस दुनिया के 5 बड़े इस्लामिक मुल्कों ने अपने अवार्ड से नवाजा है, जिसे हम यहाँ भारत रत्न कहते हैं, और आप कहते हैं कि वो बिल्कुल नहीं जानते। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं कि आज नहीं तो कल हिंदुस्तान को परेशानी होगी और खतरा हो सकता है चाइना से, साहब दुनिया के तीसरे नंबर की फौज हम लेकर बैठे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम किसी को ये जो सॉफ्ट पावर आप लगातार हिंदुस्तान को डेंट करने के लिए काम करती थी बॉर्डरिंग स्टेट्स, अब वो नहीं चल सकता। कहीं ना कहीं आपको ये नीतियां रोकनी ही पड़ेंगी। आप जो कह रहे हैं इस बात से इत्तेफाक कहीं नहीं है। जहां तक लिंचिंग का है, मुझे लगता है चाहे वो मेरा मुल्क हो, चाहे वो आपका मुल्क हो, चाहे वो किसी और का हो, सबके लिए आवाज उठनी चाहिए, बराबर उठनी चाहिए। और अगर किसी भी स्टेट में किसी भी मुल्क में होता है तो ये गलत है। हिंदुओं के साथ आप ही के मुल्क में क्या होता है पता है? आप ही की पार्टी का एक विधायक आकर बैठा हुआ है, मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर ही रहता है, कहता है सर अमृतसर के नाम से आया था, हाथ जोड़कर विनती है, वापस नहीं जाऊंगा, चाहे जान से मार दीजिए। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपसे एक सवाल है पलटकर जिससे 10 सेकंड में मैं आपसे जवाब चाहूंगा। आप उइगर मुसलमानों के बारे में क्या कहेंगे सर? आप क्यों नहीं बोलते उस पर एक बार भी? मतलब ऐसा क्या सॉफ्ट पॉइंट है, क्या ऐसा टारगेट है जो आप उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते? सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया बात करती है, सिर्फ अकेला पाकिस्तान बात नहीं करता, क्यों? जो आप सुनेंगे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं विकास कुमार। अभी आपने पाकिस्तानी मीडिया चैनल पर एक डिबेट देखी जिसमें बीजेपी के सीएम त्यागी शामिल थे और पाकिस्तान की जो इमरान खान की पार्टी है उसके एक नेता था, वो उसका नाम तो मेरे को नहीं याद आ रहा, बड़ा सा नाम है, और आरजू काजमी एंकर थी और एक लॉयर भी था। डिबेट असल में भारत और चाइना के मुद्दे भी थी। वो कह रहे थे कि आप सबसे आइसोलेट हो गए और ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, आपको कोई साथ नहीं दे रहा। और एक वो इमरान खान की पार्टी का नेता वो धमकी भी दे रहा है, वो कह रहा हमारा 56 मुल्क है, आपका हिंदुओं का एक ही मुल्क है, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। इस पे आपकी क्या राय आप बताना। और डिबेट मुझे अच्छी लगी क्योंकि शिवम त्यागी ने प्रत्येक सवाल का जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया है। वैसे पाकिस्तान देखें तो एक प्रकार से चाइना की कॉलोनी मान सकते हैं, क्योंकि चाइना ने पूरी तरह खरीद रखा, हर मतलब महंगी दर पे, महंगी ब्याज दरों पे उसे लोन देता है। और मुझे लगता है आने वाले 15-20 सालों में वो अपने अंदर इसको मिला लेगा। यदि आप ऐसी वीडियो प्रत्येक दिन देखना चाहते हैं, एक या 2 वीडियो में प्रत्येक डेली चलाता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए।